अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ मॉनिटर। ये एक हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और इनका सेंटर लाहौर था। और ये कि भी इनसे आज क्या क्या सवालात किए गए, उनके क्या जवाबात हैं, तो ये सारा कुछ देखेंगे। लेकिन अगर आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव दूसरी वीडियोस भी आपके साथ शेयर होती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इनसे सबसे पहले जो इंटरव्यू में पूछा गया, इंट्रोडक्शन, इनसे इंट्रोडक्शन लिया गया और उसके बाद इनसे पहला क्वेश्चन किया गया कैपिटल ऑफ पंजाब। नो डाउट कैपिटल पंजाब का लाहौर है। और पंजाब के इस वक्त के जो गवर्नर हैं उनका नाम पूछा गया, मिस्टर बलीगुर रहमान। इस्लामाबाद इन विच प्रोविंस, कौन से सूबे में इस्लामाबाद आता है। तो इस्लामाबाद जो है ये 1975 में इसको कैपिटल पाकिस्तान का बनाया गया था और 1975 से लेकर 1981 तक जो कैपिटल था पाकिस्तान का, वो पंजाब का ही हिस्सा रहा। फिर 1981 में इसे पंजाब से अलहदा करके इसे कैपिटल टेरिटरी के नाम से यानी अलहदा जो है ना इसे कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड एवेलुएशन। हम कई बार बात कर चुके हैं एवेलुएशन और असेसमेंट पे, तो एक बार फिर से आपको ऐसे शॉर्टली बता देते हैं। असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस टू मेजर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस की क्वांटिटी और क्वालिटी को जो मेजर करने का प्रोसेस है वो असेसमेंट है। तो इवेलुएशन क्या होगा। इवेलुएशन ये होगा कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट दी, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ असेसमेंट। जो असेसमेंट से हमें डाटा कलेक्ट होगा, उसको कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करें और फिर उससे जो रिजल्ट्स हैं उनको जब हम इंटरप्रेट करेंगे तो वो इवेलुएशन कहलाएगी। इवेलुएशन में आप ये कह सकते हैं कि भी आपने ये चेक करना होता है कि जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको किस हद तक अचीव किया जा चुका है, तो ये इवेलुएशन होगी। और इस इवेलुएशन से पहले हम जो है ना वो जो प्रोसेस होगा जिससे हम क्वांटिटी और क्वालिटी को चेक करेंगे, एग्ज़ाम वगैरह टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो असेसमेंट होगा। डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट। असेसमेंट वही इम्तिहान का तरीकाकार ऐसे कह लें, यानी टेस्ट वगैरह, क्विज़ वगैरह, ऐसे का टेस्ट कंपटीशन, ये सारा असेसमेंट में आता है। तो मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग क्या है। मॉनिटरिंग के लिए भी पहले से मैं एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ डिटेल में, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो उसे देख लें। मॉनिटरिंग के बारे में यह है कि मॉनिटरिंग इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू ओवरसी प्लानिंग लर्निंग एंड टीचिंग। जितने भी मतलब ये कि भी एक लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर जो लर्निंग का प्रोसेस है, टीचिंग का प्रोसेस है, ये जो भी प्लान्स चल रहे हैं उन सारों को ओवरसी करना यानी उनकी देखभाल करना, ये जो है ना मॉनिटरिंग कहलाएगा। तो हाउ टू मॉनिटर ए स्कूल ड्यूरिंग विजिट, इस पर भी एक वीडियो मैं दे चुका हूँ। एक बार फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए भी आपको एज ए मॉनिटर अगर हायर कर लिया जाए तो स्कूल को आप मॉनिटर कैसे करेंगे, तो इसके मैंने 3 स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले ये कि हम वो एक ऐप है रियल टाइम मॉनिटरिंग ऐप, उसको उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप पे आपने जिस स्कूल को आपने चेक करना है उसका आप डाटा पहले से डाउनलोड कर लेंगे। फिर आप डाउनलोड करने के बाद पहुंच जाएंगे स्कूल, तो वहाँ पे स्कूल को आपने विज़िट करना है। अब विज़िट कैसे करेंगे, क्या क्या विज़िट करेंगे, ये एक बार फिर से सुन ले गौर से। सबसे पहले हम स्कूल का उस ऐप के अंदर नाम लिखेंगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, स्कूल की पिक्चर। अच्छा, उसके बाद स्कूल के अंदर जो क्लासेस होंगी उन क्लासों की क्लास वाइज अटेंडेंस। फिर टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट हम चेक करेंगे। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट में हम ये देखेंगे कि भी स्कूल की फ़िज़िकल इन्वायरमेंट कैसी है, एकेडमिक इन्वायरमेंट कहती है कैसी है, यानी कि वहाँ स्कूल की बाउंड्री है नहीं है। उसके बाद स्कूल का जो माहौल है वो फिजिबल है या नहीं। फिर फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी मॉनिटर करेंगे। क्या, एक तो हम पीने का साफ़ पानी, बिजली, डेस्क, चेयर्स, वाइट बोर्ड्स, क्लासरूम की तादाद, टॉयलेट, और इस तरह दूसरे भी मतलब फ़िज़िकल कंडीशन भी देखेंगे कि इमारत जो है ना वो सीधा और खस्ता हाल तो नहीं है। और बाउंड्री वाल भी देखेंगे, चारों दीवार भी इसके गिर्द मौजूद है या नहीं है। इसके बाद स्टाफ की अटेंडेंस, वो भी हम जो है ना जो विज़िट के दौरान अटेंडेंस काउंट करेंगे और अटेंडेंस का रजिस्टर जो स्टाफ का होगा उसकी भी पिक लेके देखेंगे भी टीचर कब कब आते रहे हैं, उस वक्त मौजूद हैं या नहीं हैं। फिर ये कि भी इसके साथ साथ जो टीचर वहाँ मौजूद होंगे उनका नाम, उनका NIC, उनकी पिक्चर, ये सब कुछ देख के वो टीचर की भी हम जो पिक्चर है या हेड टीचर होगा उसकी पिक्चर भी हम इसके साथ साथ वो इसमें अपलोड करेंगे। और इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास और क्या है कि भी
स्टूडेंट क्लब, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन देखेंगे भी, स्टूडेंट किस कदर जो है ना पार्टिसिपेट करें एक्टिविटीज़ के अंदर या नहीं। और साथ में हम ये भी देखेंगे मॉनिटरिंग के दौरान ये भी हमने चेक करना होता है कि भाई इस स्कूल को कौन कौन जो है ना वो पिछले 3 महीने में विज़िट कर गया, कौन कौन से ऑफिसर्स या कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। और टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर भी सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहा। फिर फंड्स को भी मॉनिटर करेंगे भी, जो फंड स्कूल को दिए गए हैं क्या वो फंड्स जो है ना वो कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ उनको जो है ना काम में लाया गया है। और इसके अलावा हम अपने रिमार्क्स भी देंगे। ये सारा जो 10 स्टेप्स हैं ये मॉनिटरिंग में हमने जब भी स्कूल को विज़िट करेंगे इनको चेक करेंगे, और लास्ट में हम फिर जो सारा डाटा होगा इसको अपलोड कर देंगे। तो 3 स्टेप्स हमने ये हैं जिनको हमने फॉलो करना है। इस पर मैं वैसे वीडियो दे चुका हूँ पहले भी। नेक्स्ट ये कि भी नॉन फार्मल एजुकेशन में कौन से एज ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं। तो नॉन फार्मल एजुकेशन में बेसिकली तो वैसे इसका जो फोकस है हमारे पंजाब में या पाकिस्तान में वो प्राइमरी लेवल पे है, लेकिन ये कि नॉन फार्मल के लिए कोई एज फिक्स नहीं होती। नॉन फार्मल के लिए हम फीडर लेवल है, फीडर लेवल पे हम नर्सरी से यानी 0 से 3 साल के बच्चे, और उसके बाद यानी नर्सरी से 3 क्लास। और जो दूसरा हमारे पास है नॉन फार्मल जो नॉर्मल स्कूल हैं उनके अंदर हमारे पास आगे प्राइमरी क्लास तक यानी 11 साल तक के बच्चे हैं। इसके बाद आगे 16 साल तक के बच्चे हैं, लेकिन ये कि भी एडल्ट लाइटरेसी में 16 से बड़ी उम्र के भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। तो अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो इसमें ओवरऑल जो है ना हर कोई इस नॉन फार्मल एजुकेशन से फ़ायदा उठा सकता है। इसमें कोई एज फिक्स नहीं है, कोई एक लिमिटेड बाउंड्री इसकी एज की नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू मोटिवेट द इलिटरेट एडल्ट्स टू एजुकेट देमसेल्फ, के जो बड़ी उम्र के लोग हैं और नाख्वानदा हैं उनको किस तरह मोटिवेट किया जाए कि वो भी एजुकेशन की तरफ आएँ। तो इसमें यह कि भी हम उनको बाकायदा इस तरह के एजुकेशन के फ़वाइद बता सकते हैं कि भी किस तरह एजुकेशन से आप अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, और आप जो है ना वो अपने काम के अंदर जो है ना वो मज़ीद डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं। नए स्किल से किस तरह जो है ना आप जो पैसा है, जो पैसा कमाने का जो ज़राए हैं, आमदन के ज़राए, वो आपके ज़्यादा जो है ना हो सकते हैं। मतलब इस तरह की बातें हम उनको, और ये भी बता सकते हैं जब आप एजुकेटेड होंगे तो उससे डेफिनेटली आपकी जो आने वाली नस्ल है या आपकी जो करंटली जो उनकी हैं उनके नीचे ज़ेर साया, तो वो किस तरह जो है ना फ़ायदे, नहीं इस तरह की उनको बातें बतानी हैं कि जिससे वो मोटिवेट होके आएँ। यानी बेसिकली जो एडल्ट्स होते हैं वो किसी न किसी काम में या किसी न किसी जॉब के अंदर जो है ना वो होते हैं, या घर का काम या कोई जॉब ऑफिशियल होती है, यानी जॉब या आप ये पार्ट टाइम जैसे जॉब कह लें। तो उनको हमने इस तरह मोटिवेट करना है कि भी आपकी जॉब के या काम के अंदर फ़ायदा होगा, तो इससे वो मोटिवेट हो जाएंगे। और मिशन ऑफ लिटरेसी एंड नॉन फार्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इस पर भी वीडियो मैं पहले दे चुका हूँ, तो ये देख लेते हैं। जो लिटरेसी एंड नॉन फार्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसका मिशन जो है ना क्या है। तो इसका मिशन ये है कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं 5 से 16 साल के, उनको जो है ना वापस स्कूल में लेके आना। दूसरा ये कि भी बेसिक लाइफ स्किल्स जो हैं रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी, ये 3 स्किल सिखाना। और उसके अलावा ये है कि भी जो हमारे एडल्ट्स हैं उनको भी जो क्या नाम है यानी एडल्ट लिटरेसी सेंटर्स कायम करना, और उनको भी इस तरह के लाइफ स्किल सिखाना जिससे ये कि भी वो अपने बारोज़गार हो सकें। तो बेसिक इसके वैसे 2 जो है ना मिशन बताए जाते हैं। एक तो ये कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस को वापस स्कूल में लेके आना, और दूसरा ये कि भी जो लिटरेसी रेट है उसको इंक्रीज़ करना। ये 2 बेसिक मिशन है लिटरेसी एंड नॉन फार्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट के। जो पॉलिसी है 2019 की उसमें ये 2 ही मिशन लिखे हुए हैं। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फार्मल, नॉन फार्मल और इनफार्मल एजुकेशन, इस पर पहले एक वीडियो है तो शॉर्टली बताते हैं। फार्मल जो एजुकेशन है वो बाकायदा स्कूल के अंदर, उसके अंदर करिकुलम भी होता है, ट्रेन टीचर भी होते हैं, और एक रेगुलर जो है ना वो एकेडमिक कैलेंडर भी होता है। जो नॉन फार्मल एजुकेशन है इसके अंदर बाकायदा स्ट्रक्चर्ड एक जो है ना वो इंस्टीट्यूशन नहीं होता। अलबत्ता टीचर मौजूद होता है, बुक्स भी होती हैं और क्लास भी बाकायदा होती है, लेकिन फ़िक्स जो है ना वो करिकुलम या जो है ना फ़िक्स इन्वायरमेंट नहीं होती। वो जो है ना वो इन्वायरमेंट इसकी मतलब आप समझ लें भी वो फ़िक्स नहीं होती इसकी। और इसके अलावा इनका जो सिलेबस है, शेड्यूल, करिकुलम, वो होता ज़रूर है लेकिन वो फ़िक्स नहीं होता अभी 1 साल में कितना करना है या कितना नहीं करना। इनफॉर्मल एजुकेशन ये कि भी आप वो सारी मालूमात जो कुछ आप अपने माहौल, इलाके, मोहल्ले या घर से सीख रहे हैं वो इनफॉर्मल। एमएनए और एमपीए की फुल फॉर्म क्या है? एमएनए मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली और मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली।
लिटरेसी रेट के बारे में इन्होंने पूछा, लिटरेसी रेट बार बार पूछ रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो 62.3% है, जिसमें 73% मेल्स और 52% फीमेल्स हैं। और इसी तरह जीडीपी भी अगर पूछ लें, भी जीडीपी जो एजुकेशन के लिए पाकिस्तान के बजट में, जब पिछली गवर्नमेंट थी पीटीआई की गवर्नमेंट 2021 में, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो बजट का हिस्सा रखा था वो बजट का हिस्सा कितना था ये भी देख लेते हैं, 2%। अभी जो गवर्नमेंट है करंट वो 1.77% उन्होंने बजट का हिस्सा एजुकेशन के लिए रखा हुआ है। और जबकि अगर हम दूसरे मुल्कों की बात करें, नॉर्वे और चाइल की बात करें, तो उन्होंने 6%, इसराइल और न्यूजीलैंड, अमेरिका, बरतानिया, ब्राज़ील, कीनिया, इन सारे मुल्कों में 6% जो है ना बजट का हिस्सा एजुकेशन के लिए मुख्तस है, जबकि हमारे पाकिस्तान में 1.7%। और अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें, तो जीडीपी ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो जो 2021 से 2022 का सेशन था, यानी पीटीआई की गवर्नमेंट का सेशन था, उस वक्त मुल्क की तरक्की का जो हाल था वो 6% था। जबकि 2022 से 23 का जो साल है, अब जो है ना 0.6% है। बहुत नीचे जो है ना वो जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा नीचे चला गया है। और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस की बात करें तो वो 22.8 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस हैं। अच्छा, उसके बाद है कि भी कितने लोग इनफॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन पूरा पाकिस्तान ले रहा है, सारे जितने भी लोग हैं साफ ज़रिए अपने मोहल्ले इलाके से सीखते रहते हैं, तो सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया इनफॉर्मल एजुकेशन ले रही है। गवर्नर जनरल कौन था लास्ट? तो पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, आखिरी गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे मेरे ख्याल में। और मोनीटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? मोनीटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये भी देख लेते हैं, मोनीटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। 4 या 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये मोनीटर्स के लिए मैंने अलहदा वीडियो बनाई थी, उसमें वैसे डिटेल में है, एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। मोनीटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, स्कूल इनरोलमेंट एंड अटेंडेंस, उसके बाद टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अवेलेबिलिटी एंड अटेंडेंस, स्कूल फैसिलिटीज़, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ये जो 7 चीज़ें हैं, ये मोनीटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने इन चीज़ों को मोनीटर करना होता है। नॉन फार्मल में किन ईयर्स के स्टूडेंट्स होते हैं? तो नॉन फार्मल में जो है ना आप कह सकते हैं 5 से 16 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो, ठीक है। और इसके बाद मेल या फीमेल, मेल फीमेल दोनों जो है ना वो स्टूडेंट्स होते हैं नॉन फार्मल में। और ये भी इनसे पूछा गया भी आप स्टूडेंट्स की लर्निंग को चेक करने के लिए कौन सी असेसमेंट यूज़ करेंगे? तो जो लर्निंग को चेक करने के लिए सम्मेटिव असेसमेंट यूज़ की जाती है, यानी जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं, यानी कोई भी एक लर्निंग का टॉपिक कंप्लीट हुआ है तो आप उनसे सम्मेटिव असेसमेंट जो है ना वो लेते हैं। और कायद आज़म का रैंक क्या था जब पाकिस्तान बना? तो जब पाकिस्तान बना तो कायद आज़म उस वक्त जो है ना वो क्या नाम है, असम्बली का जो हेड होता है, क्या कहते हैं उसे, स्पीकर, ये असम्बली के स्पीकर थे। जो कराची में असम्बली थी उसके स्पीकर थे। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का रैंक दिया गया, कह सकते हैं ऐसे। नॉन फार्मल एजुकेशन में कौन सी असेसमेंट को प्रेफर करेंगे? देखिए, नॉन फार्मल एजुकेशन का जो मसला है, मसला ये है कि भी ऐसा नहीं होता कि अप्रैल में क्लासें शुरू होंगी तो सारे बच्चे अप्रैल से ही शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई बच्चा अप्रैल में आता है, कोई मई, कोई जून, कोई जुलाई, कोई अगस्त, हर महीने 1-2 बच्चे ऐड होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। तो यानी ऐसा नहीं होता कि शुरू से एंड तक बच्चे शुरू से आएँ और एंड तक रहें, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये कि भी हम जो फार्मल जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सम्मेटिव असेसमेंट या दूसरी जो असेसमेंट्स हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो जिस तरह लेते हैं, तो यहाँ पे हम उस तरह की असेसमेंट नहीं कर सकते। वो हमारे लिए एक तरह से फिजिबल नहीं है। कुछ बच्चों के लिए तो फिजिबल रहेगी, कुछ बच्चे जो नए आए हैं उनके लिए फिर फिजिबल वो नहीं रहती। तो नॉन फार्मल एजुकेशन में मैं समझता हूँ इनफॉर्मल असेसमेंट एक होती है। इनफॉर्मल असेसमेंट वो सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। इनफॉर्मल असेसमेंट में हम क्या करेंगे, मैं जाऊँगा मॉनिटर करने, मैं स्कूल में ये देखूँगा बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मॉनिटर उनको मैं ये मॉनिटर करूँगा, वो चीज़ें सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। कोई मैं उनसे रैंडमली कोई क्वेश्चन कर लूँगा, उसी के रिस्पॉन्स से ही मैं असेस कर लूँगा भी कितना जो है ना ये चीज़ों को वो सीख रहे हैं। तो नॉन फार्मल एजुकेशन में आम तौर पे जो असेसमेंट यूज़ की जाती है मॉनिटर्स की तरफ से, वो इनफॉर्मल असेसमेंट होती है, ठीक है। इनफॉर्मल में आपने बस उनको ऑब्जर्व करना होता है, ऑब्जर्व करने से ही आप खुद ही अंदाज़ा लगानी, यानी आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल, ये कल के इंटरव्यू में पूछा गया था भी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स क्या हैं, इनकी क्या अहमियत है। तो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और इस तरह जो है ना आपके वो जो सीइंग स्किल्स हैं, जो आपकी 5 जो सेंसेस की पावर हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये कि भी इसमें इनफॉर्मल असेसमेंट मैं समझता हूँ सबसे बेहतर रहेगा और होता भी अक्सर यही है।
अगर आपकी पोस्टिंग किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो तो आप जाएंगे जी, ज़रूर जाएंगे। और आपके फादर क्या करते हैं? मेरे वाले साहब तो रिटायर्ड टीचर हैं, और बाकी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये भी सारे कुछ सवालात थे, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें। तो दोबारा से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी इंटरव्यू होगा इंशाल्लाह उसे शेयर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि किसी सवाल का जवाब जो है ना वो बेहतर अंदाज में मैं नहीं दे पाया, और आप समझते हैं भी ये उसका जो है ना एक और जो है ना वो पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जहाँ पे लगता है कोई गलती है तो करेक्ट भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।